In the breast cancer journey, radiation is one of the lesser known elements. People are often scared of it simply because they have very little information. Radiation क्या है, वो कैसे काम करती है, what are the benefits and side effects? To address all these questions and concerns, we have with us Dr. Vinita Goyal, Director, HOD, Radiation Department, Fortis Hospital, Shalimar Bagh. Hello, Dr. Vinita. Hello, Dr. Nidhi. Dr. Vinita, I'm not a doctor. I'm just Nidhi Rich. You are so used to talking to doctors. So anyway, so thank you so much for joining us. हम start करते हैं session by asking you radiation. What is radiation therapy? Okay. So मैं उसको simple language में थोड़ा explain करने की कोशिश करती हूँ. Suppose कभी हमारे को cough ज़्यादा हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं chest X-ray कराना है. तो जो chest X-ray करने के लिए X-rays use करते हैं, same X-rays high energy में focus करके जब हम cancer cells को kill करने के लिए use करते हैं, so वो radiation therapy हो जाता है. So अब वो radiation act कैसे करता है? Radiation जब कहीं जाके act करता है, तो वो उस cell के DNA को damage कर देता है, ताकि वो cell divide ना हो, ताकि वो cell आगे multiply ना हो. बट जो कैंसर सेल्स होते हैं उनका डीएनए वीक होता है, इसलिए वो डैमेज हो जाता है. जबकि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी रिपेयर कैपेसिटी होती है, उनका डीएनए डैमेज नहीं होता. सो रेडिएशन थेरेपी बेसिकली एक्सरेज हैं जो हाई एनर्जी में यूज की जाती हैं, फोकस की जाती हैं, ताकि कहीं भी कोई कैंसर सेल्स हो तो उनके डीएनए को डैमेज करके उनके मल्टीप्लिकेशन को रोक दें. ओके. जो एक अगला सवाल अक्सर पेशेंट्स ज्यादातर कंसर्न होता है उनको कि जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है जिसकी सर्जरी हो चुकी है या ब्रेस्ट रिमूवल हो गया है या मैस्टेक्टोमी हो चुकी है, क्या उनको भी रेडिएशन की जरूरत है, डॉक्टर विनीता? और क्यों? क्योंकि वो अक्सर पूछते हैं हमारी ब्रेस्ट तो निकाल दी, फिर हमें क्यों चाहिए? So it's a very, very important question. A lot of people ask this question, निधि, कि जब ब्रेस्ट ही रिमूव हो गई तो अब रेडिएशन थेरेपी कहाँ देनी है और क्यों देनी है? होता क्या है कि जब सर्जन ब्रेस्ट रिमूव करता है तो वो ग्रॉसली उनको जितना भी ब्रेस्ट टिश्यू और कैंसर सेल्स, ट्यूमर जितना भी दिखता है उसको निकाल देता है, पर उस एरिया में फिर भी कैंसर सेल्स रह जाते हैं. दैट इज द रीजन कि कुछ लोगों को रीअकरेंस होती है. वो रीअकरेंस ना हो, देखो अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, सपोज किसी को लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसको वहां सबसे ज्यादा डेंसिटी है कैंसर सेल्स की, है ना, पूरी बॉडी के कंपैरिजन. सो वहां दोबारा से कैंसर रीअकर ना हो, इसलिए उस ट्यूमर बेड को, वो एरिया जहां ब्रेस्ट थी पहले, उस एरिया को फिर भी रेडिएशन देके एक तरह से स्टरलाइज किया जाता है ताकि कैंसर सेल्स खत्म हो जाए. ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी एक काफी पुराना इलाज है और इसकी बहुत सारी स्टडीज हैं. ऐसी स्टडीज भी हैं जहां लोगों को 20 साल तक भी फॉलो किया गया है और ये देखा गया है कि जिन लोगों को रेडिएशन दिया गया उनमें रीअकरेंस का चांस भी कम था और उन पेशेंट्स का सर्वाइवल भी बेटर था. सो रेडिएशन थेरेपी इज एन एसेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. अगर किसी की ब्रेस्ट कॉन्जर्विंग सर्जरी हो रही है, मतलब ब्रेस्ट को बचा के सिर्फ ट्यूमर को निकाल के लंपेक्टमी की जा रही है, तब तो 100% पेशेंट्स को रेडिएशन लेना है. अगर मेस्टेक्टमी की जा रही है तो आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट के ऊपर डिसाइड होता है कि आपको रेडिएशन की जरूरत है या नहीं है. पर फिर भी अगर मैं बताऊं, हमारी कंट्री में 80 to 90% पेशेंट्स को मेस्टेक्टमी के बाद भी रेडिएशन की जरूरत पड़ती है. Okay. Dr. Vinita, what are the different types of radiation therapies which are available for breast cancer patients? रेडिएशन थेरेपी की बहुत अलग अलग टेक्निक्स हैं. उन टेक्निक्स के अलग अलग नाम भी हैं जिनसे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कन्फर्मल रेडिएशन थेरेपी, IMRT, IGRT. बेसिकली ये सब इंडिकेट करते हैं कि किस तरह से किस टेक्निक को यूज करके रेडिएशन दी जा रही है. अगर एक मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो IMRT का फुल फॉर्म है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी. मतलब हम रेडिएशन थेरेपी को किस तरह से फोकस कर पा रहे हैं ताकि जब ब्रेस्ट को रेडिएशन दी जा रही है तो नीचे जो लंग्स हैं, हार्ट है, उन सबको कोई डैमेज ना हो. इसको कहते हैं IMRT. IGRT का फुल फॉर्म है इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी. इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं. IMRT तो होता ही है, मतलब वो जो फोकस करने वाली टेक्निक है वो तो होती ही है. इन एडिशन
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इमेज गाइडेंस। इमेज गाइडेंस का मतलब होता है कि जब मशीन पे पेशेंट लेट जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले पेशेंट का एक स्कैन लिया जाता है, एक सीटी स्कैन मशीन पे लिया जाता है, उसको हम प्लानिंग स्कैन से मैच करके ये चेक करते हैं कि पेशेंट की पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। जब राइट ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है, बिकॉज हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है। तो जहाँ राइट साइड ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, अक्सर वी आर हैप्पी इवन इफ दे अग्री टू डू 3D CRT और IMRT। लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर में अक्सर हम इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी या IGRT के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। ओके डॉक्टर मीता, एक टर्म हम अक्सर सुनते हैं कि व्हाट उसको कहते हैं, व्हाट इज द ब्रेथ होल्ड बेस्ड रेडिएशन, और ये कौन से पेशेंट्स हैं जिनके लिए ये सूटेबल है या उनको उनसे बेनिफिट मिलता है? ओके, सो निधि, ब्रेथ होल्ड बेस्ड रेडिएशन थेरेपी जो है, इसके बहुत अलग अलग सिनोनिम्स हैं। सो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रेथ होल्ड को ब्रेथ होल्ड भी कहते हैं, कुछ लोग उसको DIBH कहते हैं, डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड, कुछ लोग इसको ABC कहते हैं, एक्टिव ब्रेथ कोऑर्डिनेटर। प्रैक्टिकली ये तीनों टर्म्स सेम है। इसका यूज मेनली जो ब्रेथ होल्ड बेस्ड रेडिएशन थेरेपी है वो लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर में किया जाता है। लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट के नीचे लंग्स के पास हमारा हार्ट होता है। इस टेक्निक में हम पेशेंट्स को सिखाते हैं कि अपनी नॉर्मल जो हमारी ब्रीदिंग साइकिल होती है वो होती है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। इसमें हम पेशेंट को सिखाते हैं कि कुछ सेकंड्स के लिए, 20 to 30 सेकंड्स के लिए उनको अपना गहरा सांस लेके इंस्पिरेशन में रोक के रखना है। जब वो गहरा सांस लेके रोक के रखते हैं तो ब्रेस्ट और चेस्ट बाहर आ जाती है, हमारे जो लंग्स हैं वो गुब्बारे की तरह, बलून की तरह फूल जाते हैं और हार्ट अंदर चला जाता है, हार्ट डीप चला जाता है। जब हार्ट डीप चला जाता है तो रेडिएशन थेरेपी में IMRT और IGRT के ऊपर भी हमें एडवांटेज मिलता है हार्ट को और प्रोटेक्ट करने में। इसका जो मेन यूज है, एज आई जस्ट नाउ सेड, लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में किया जाता है। कभी कभी हम राइट साइड के ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में भी रेयरली इसको यूज करते हैं, स्पेशली अगर कोई इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड हो या कोई ऐसी लोकेशन हो ट्यूमर की जिसके लिए हमें उनको ट्रीट करना हो। कुछ पेशेंट्स होते हैं जहां एक कोर्स ऑफ रेडिएशन होने के बाद अगर किसी को रीअकरेंस होता है, तब भी हम इस टेक्निक को यूज किया करते हैं। ओके डॉक्टर मीता, एक बात बताइए, ऑफन हम सुनते हैं कि रेडिएशन इज यूजुअली ज्यादातर द लास्ट ऑफ द थ्री थिंग्स, पहले सर्जरी, कीमोथेरेपी और फिर रेडिएशन थेरेपी। तो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द लास्ट डोज ऑफ कीमोथेरेपी एंड द स्टार्ट ऑफ रेडिएशन। वो टाइम गैप क्यों है और वो कितना होना चाहिए, एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? ओके, ये वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है, जब तक पेशेंट्स रेडिएशन थेरेपी पे आते हैं तब तक वो वेट करने लगते हैं कि अब हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो। तो वो बोलते हैं आके कि अब मेरा कीमोथेरेपी हो गया और डॉक्टर मैं रिकवर कर गई हूँ, प्लीज स्टार्ट माय रेडिएशन थेरेपी एज अर्ली एज पॉसिबल, आई वांट टू फिनिश दिस ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी के बाद मिनिमम 2 वीक्स, डिजायरेबल है कि हम 3 वीक्स के गैप के बाद रेडिएशन शुरू करें। उसका रीजन ये है कि कीमोथेरेपी के इफेक्ट्स, उसका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, वो कंप्लीटली चला जाए, तब हम रेडिएशन थेरेपी शुरू करें। अदरवाइज अगर जब कीमोथेरेपी का कुछ प्रोडक्ट बॉडी में है और हम रेडिएशन दे रहे हैं, तो रेडिएशन को वो सेंसिटाइज कर सकता है, रेडिएशन के इफेक्ट को बढ़ा सकता है। कुछ पेशेंट्स में उसमें कॉफ, न्यूमोनिया, स्किन रिएक्शंस, ब्लड काउंट्स कम होना, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। सो मिनिमम गैप 2 वीक्स तो रखना ही है, कभी कभी हम 3 वीक्स का गैप भी प्रेफर करते हैं। Okay. आपने थोड़ा सा बताया कि द बेसिकली व्हाट, अगर सिंपलिस्टिकली बोले तो द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन और यूजुअली हाउ लॉन्ग डज इट टेक? सो रेडिएशन थेरेपी की पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। प्लानिंग में जनरली पेशेंट्स को हम लिटा के उनकी बॉडी का एक मोल्ड बनाते हैं, मोल्ड बना के एक CT स्कैन करते हैं। उस CT स्कैन के ऊपर डॉक्टर्स बैठ के कंप्यूटर पे प्लानिंग करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एरिया में हमें रेडिएशन को कितनी डोज में फोकस करना है, कैसे हमने नॉर्मल ऑर्गन्स को बचाना है। सो एक बार जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है रेडिएशन की प्लानिंग के लिए, उसके बाद मिनिमम 2 to 3 डेज लगते हैं प्लान बनवा के ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में। एक बार रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट होती है तो रेडिएशन के लिए जनरली 5 days इन अ वीक जाना होता है, हफ्ते में 5 दिन जाना होता है। रेडिएशन के ट्रीटमेंट में एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये एक OPD ट्रीटमेंट होता है। OPD ट्रीटमेंट का मतलब है कि आप जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, घर वापस आते हो, और यूजुअली डेली का ट्रीटमेंट करने में 15 मिनट्स to 30 मिनट्स का टाइम लगता है।
जो टोटल ड्यूरेशन है रेडिएशन की, उसके बारे में भी अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहती है। अगर हम बात करें आज से 10 इयर्स बैक की, तो जनरली रेडिएशन की ड्यूरेशन 5 to 6.5 वीक्स होती थी। अगर किसी की मेस्टेक्टमी हुई है तो 5 वीक्स की रेडिएशन, अगर ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन हुआ है तो 6.5 वीक्स की रेडिएशन। बट साइंस इज डायनामिक, साइंस कीप्स इवॉल्विंग। जो कुछ नई स्टडीज आई हैं, नई स्टडीज मतलब जिनके 10 साल के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उन्होंने ये शो किया है कि वो 5 हफ्ते की रेडिएशन को हम सेफली 3 वीक्स में कर सकते हैं अगर किसी का मेस्टेक्टमी हुआ है तो, और जो 6.5 वीक्स की रेडिएशन है उसको हम 4 वीक्स में कर सकते हैं सेफली। नाउ व्हेन आई से दिस, तो मैं ये कहूंगी कि आज की डेट में 90% पेशेंट्स की रेडिएशन 3 to 4 वीक्स में खत्म हो जाती है। एक्सेप्शनल केसेस में 5 to 6 वीक्स लग सकते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जो सबको दिमाग में आता है, क्योंकि रेडिएशन है, तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? व्हाट आर द लाइकली साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी? ओके, सो जब पेशेंट्स रेडिएशन के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं पहले उनको जनरली कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उन सबका कीमो खत्म हो गया, विच इज अ वेरी टफ एंड इंटेंसिव ट्रीटमेंट। रेडिएशन थेरेपी को अगर मैं कीमोथेरेपी के सामने कंपेयर करूँ तो आई विल से इट इज लाइक अ ब्रीज, आराम से निकल जाते हैं। सो रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो साइड इफेक्ट्स जो ट्रीटमेंट करते हुए होते हैं, और एक साइड इफेक्ट्स जो आगे जाके आने वाली जिंदगी में हो सकते हैं। सो जब हम रेडिएशन करते हैं तो रेडिएशन का प्रोसेस जो है एक पेनलेस प्रोसेस होता है। सी, आपने कभी चेस्ट एक्सरे कराया होगा, तो जब जी। हम एक्सरे कराते हैं तो टेक्नीशियन बोलता है एक्सरे हो गया, हट जाइए, तो हम हट जाते हैं, हमें कुछ फील नहीं होता, क्योंकि एक्सरेज जो है वो इनविजिबल रेज हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी पेन। सो जब रेडिएशन होती है तो ओवरऑल पेशेंट को कोई पेन नहीं होता। रेडिएशन का जो भी इफेक्ट होता है जहां उसको दिया जाता है वही होता है। सो अक्सर जब विमेन हमारे पास आती हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो उनका कंसर्न होता है हेयर फॉल तो भी कंटिन्यू होगा, क्या होगा। सो हेयर ग्रोथ के ऊपर रेडिएशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड रेडिएशन थेरेपी। लेकिन रेडिएशन थेरेपी में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि स्किन का कलर चेंज होता है। कहाँ की स्किन? जहां पे हम रेडिएशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज लेफ्ट ब्रेस्ट को रेडिएशन दे रहे हैं, तो वहां की स्किन या नेक के इस एरिया की स्किन, इसका कलर चेंज होता है, ऐसा जैसे कि धूप में जाने से होता है। पहले स्किन थोड़ी रेड हो जाती है, जिन लोगों की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है उसमें रेडनेस और पिंकनेस उसमें कई दिन तक रह सकती है, इन्फ्लेमेशन होती है बेसिकली थोड़ी सी, फिर वो स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे, एंड ये सारे साइड इफेक्ट्स एंड ऑफ ट्रीटमेंट तक आते हैं। जब शुरू के 2 to 3 वीक्स में पेशेंट को कुछ नहीं फील होता, एंड ऑफ ट्रीटमेंट में जाके स्किन में कलर चेंजेस आने लगते हैं। एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज लगते हैं स्किन को रिकवर करने में। ग्रेजुअली ये स्किन पील ऑफ हो जाती है और नीचे से नई स्किन आ जाती है। तो एक तो साइड इफेक्ट हुआ स्किन चेंजेस का। सेकेंड जो चेंज होता है वो थोड़ी थकान होती है रेडिएशन के टाइम। थर्ड जो चेंज होता है वो ये कि जब हम नेक की नोड्स ट्रीट करते हैं तो वहीं पे पास में हमारा फूड पाइप होता है। तो एंड ऑफ ट्रीटमेंट तक जाके कुछ ना कुछ पेशेंट्स कहने लगते हैं कि डॉक्टर मुझे ऐसा लग रहा है मेरा गला खराब है, मैं खाना खाती हूँ तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। फॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ये साइड इफेक्ट्स पहले की कंपैरिजन में इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है। यू नो, जैसे आज किसी की रेडिएशन खत्म होगी तो 5 to 7 डेज में उनके वो साइड इफेक्ट सेटल हो जाएंगे। एक्सट्रीमली रेयरली, लेस देन 1% केसेस में रेडिएशन के कारण न्यूमोनिया हो सकता है। इसको हम रेडिएशन न्यूमोनाइटिस कहते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी में ये सब साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, बट देन दे आर देयर। नाउ इफ आई टॉक ऑफ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, कि आज जिस पेशेंट की रेडिएशन हुई उसके 10 साल के बाद, 5 साल के बाद उसको क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जब रेडिएशन हम देते हैं तो रेडिएशन का कुछ इफेक्ट हार्ट के ऊपर भी आता है। अक्सर ये देखा गया है कि जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो रेडिएशन के कारण होती हैं, वो 10 से 20 साल के बाद देखी जाती हैं। फॉर्चुनेटली उनका इंसिडेंस 1 to 2% ही है, उसका इंसिडेंस बहुत हाई नहीं, बट यस, विच मीन्स 98% फुल प्रूफ है, बट 1 to 2% पेशेंट्स कैन डेवलप दीज प्रॉब्लम्स। एक और रेडिएशन का डेंजरस लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कैंसर्स, कि रेडिएशन देने के कारण पेशेंट को कैंसर हो जाए। रेडिएशन के कारण सेकेंड कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 0.0001% होते हैं, 1 out of 10,000।
हम जब कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम हमेशा बेनिफिट वर्सेस रिस्क को देखते हैं. Here the benefit is so much that we have to take radiation, keeping that risk in mind. डॉक्टर मेहता, एक क्वेश्चन जो आपकी बात सुन के आ रहा है दिमाग में, वो ये है कि आपने बताया इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं. इज देयर एनीथिंग जो पेशेंट कर सकता है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, नॉट एग्जैक्टली प्रोटेक्ट, शायद गलत है, टू लाइक प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दीज साइड इफेक्ट्स? क्या कर सकता है पेशेंट अपनी स्किन को मेरे पास लेकर भी? आई एम सॉरी, अपनी स्किन को लेकर भी वो पहले और बाद में क्या करे? और दूसरा जो आपने बोला वो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट, सोर थ्रोट हो रहा है, स्वालो नहीं हो रहा है, या फटीग है. हाउ डज अ पेशेंट प्रिपेयर हिमसेल्फ और हरसेल्फ? मैं जनरली पेशेंट को कुछ टिप्स देती हूँ. पहली बात, फैटीग को फाइट करने के लिए मैं बोलती हूँ कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, ओवर एक्टिव नहीं रहना है. यू माइट नीड एन एक्स्ट्रा नैप इन द डे, विच इज ओके. आप दिन में थोड़ा एक्स्ट्रा आराम की हो सकता है आपको जरूरत पड़े तो आप वो ले सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिस्तर पे ही रहें, बेड पे ही रहें. यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव. सेकंड, सोर थ्रोट प्रिवेंट करने के लिए मैं उनको बोलती हूँ कि होम कुक्ड फूड खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है. खाना जो भी खाना है उसमें क्या नहीं खाना है वो पता होना चाहिए. हॉट, हार्ड एंड स्पाइसी. हॉट मतलब जैसे आप दूध चाय ले रहे हैं, सूप ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत हॉट नहीं होना चाहिए, थोड़ा ल्यूकवार्म लेना है. हार्ड नहीं होना चाहिए, जैसे टोस्टेड ब्रेड है, पिज्जा है, पापड़ी है, पापड़ है, इस तरह की चीजें. हार्ड चीज मत लीजिए, थोड़ा सॉफ्ट खाना लीजिए, नॉन स्पाइसी खाना लीजिए. सो इन सब चीजों से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. अ लिटिल बिट ऑफ गार्गलिंग also helps in reducing the sore throat problem. Now coming to the skin care. दीदी, समटाइम्स आई एम डिसअपॉइंटेड. हमारे यहाँ स्किन केयर बहुत ही पुअर होती है. अक्सर ऐसा होता है कि जब पेशेंट्स हमारे पास सर्जरी के बाद भी आते हैं, 1 मंथ, 1.5 मंथ्स, 2 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स पे भी कभी कभी आते हैं, तो वो इतना डरे हुए होते हैं कि वो जो सर्जरी वाली जगह है वहां हाथ ही नहीं लगाते, सोप नहीं लगाते, क्रीम नहीं लगाते. दे आर सो स्केयर्ड. आई थिंक वो इनहिबिशन एक स्टेज के बाद अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर्स की, हम वो फियर खत्म करें पेशेंट के माइंड में, ताकि वो प्रॉपर बेथ करें अपने आप को, अपना शॉवर प्रॉपरली लें और स्किन को मॉइस्चराइज करें. स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, स्किन को सॉफ्ट रखना बहुत जरूरी है. और मसाज करना भी हल्के हाथ से, चाहे कोकोनट ऑयल से करें, चाहे कोई थिक क्रीम जैसे निविया क्रीम होती है, जो एक ब्लू डब्बी में आती है ना, निविया क्रीम जो थिक जी. वाली होती है, वाटर लोशन, उससे उसको मसाज करना है सर्कुलर मोशंस में. स्कार के आसपास पूरा मसाज करना है, लैटरली, ऊपर नीचे, 5 to 10 मिनट्स लगाना है. अक्सर मेस्टेक्टमी के बाद इस एरिया में ना लोगों को कॉल्डिंग हो जाती है, ये एरिया हाथ उठाने में भी ये एरिया ना टाइट हो जाता है. दे हैव टू रेगुलरली डू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज शुड स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी. रेडिएशन करने के लिए जब पेशेंट्स आते हैं उनको हाथ ऊपर करके 20 मिनट्स तक लेटना होता है. अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आपका हाथ फ्री नहीं है, आप कैसे लेटोगे कंफर्टेबली? तो एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, आर्म की एक्सरसाइज करनी है, घर का बना हुआ खाना खाना है, शॉवर लेना है, जरूर लेना है. सोप जो यूज करनी है रेडिएशन के टाइम पे वो सॉफ्ट सोप यूज करनी है. मसाज करना है. मसाज जो है रेडिएशन के दिनों में बंद कर देते हैं, बट मसाज रेडिएशन के पहले और रेडिएशन के बाद वी टीच देम हाउ टू डू दैट मसाज, वो सब करना है. लूज कॉटन के कपड़े पहनने हैं. अक्सर पेशेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होती है कि रेडिएशन के टाइम में हमें अपनी बीज पहननी है या नहीं. दे हैव टू वेयर देयर बीज, बिकॉज अगर ब्रेस्ट सपोर्टेड नहीं रहती है तो अननेसेसरीली शोल्डर पेन, बैक पेन, ये सब शुरू हो जाते हैं. बट बीज शुड बी ऑफ कंफर्टेबल साइज. कॉटन होनी चाहिए, सिंथेटिक नहीं होनी चाहिए, और कंफर्टेबल होनी चाहिए, नॉट टू टाइट, नॉट टू लूज. आई थिंक दीज आर फ्यू थिंग्स. Okay, doctor, while talking to you, one question that often patients have, वो अक्सर, अब ये मालूम नहीं मिथ है कि आप बताएंगे कि other than coconut oil, some say कि aloe vera, since supposedly it is supposed to be good for the skin, तो aloe vera gel जो OTC मिलती हैं वो use करनी चाहिए या नहीं? और जो some of them also go to the extent कि वो aloe vera का जो plant का extract होता है, वो कुछ लोग पूछते हैं क्या उसको हम use कर लें, उससे हमें relief मिलेगा? सो एलोवेरा जेल जो होता है, चाहे वो नेचुरल फॉर्म में यूज किया जाए या जो ओटीसी से हम लोग परचेज करते हैं वो यूज किया जाए, वो एक सूदिंग एजेंट है. सो जब रेडिएशन कंप्लीट होने के बाद उसको यूज किया जाए फॉर से नेक्स्ट 15 days, तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि आपको इरिटेशन जो है उसको कम करता है आपका.
लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपको मॉइस्चराइजिंग चाहिए ना, तो आपको डीप मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, क्योंकि रेडिएशन के बाद लॉन्ग टर्म में भी स्किन थोड़ी रफ हो जाती है। तो आपको उसको डीप मॉइस्चराइजेशन चाहिए। डीप मॉइस्चराइजेशन के लिए अगर आप मुझसे पूछो तो आई मीन यू कैन यूज कोकोनट ऑयल, देयर इज नो हार्म, बट आई प्रेफर कि लोग थिक वाली क्रीम यूज करें। अक्सर ऐसा होता है Okay. कि जब मेरे पास आते हैं फॉलो अप में, मैं उनको यूज करके बताती हूँ तो बोलते हैं डॉक्टर या तो आपके हाथ में कुछ था या आपकी क्रीम में कुछ था। तो बेसिकली ऑयल और क्रीम का फर्क है। देखो, क्रीम को लगाने के लिए ना आपको थोड़ा उसको मसाज करना पड़ता Right. है, ऑयल जल्दी से स्लिप हो जाता है, तो आप प्रेशर Hmm. नहीं लगा। Hmm. इसके अलावा एक और चीज जो तुमने शायद अपने पहले भी वीडियोस में कवर की है कि प्रोस्थेसिस यूज जरूर करना है, Hmm. ताकि जो बैक एक, बैलेंसिंग एक्ट प्रॉब्लम्स ये सब ना हो। Doctor, a question on while we are discussing the side effects, some of the patients also have कईयों की burning तो आपने और कि discoloration होती है, कईयों की skin peel भी होती है. So is that also normal और कोई घबराने वाली बात नहीं है? जनरली कोई घबराने वाली बात नहीं है निधि। अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं, तो जितनी स्किन पीलिंग होती थी, आज उसकी 5% होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है। अब क्या होता है आजकल के टाइम में, क्या होता है कि स्किन पील होके नीचे से नई स्किन आती जाती है। पहले Hmm. पूरे अल्सर्स बनना, ये सब प्रॉब्लम्स, दोज आर ऑल ओल्ड प्रॉब्लम्स। जैसे सर्दियों में हमारी डेड स्किन नहीं निकलती ऊपर से, बस Hmm. वैसे ही धीरे धीरे स्किन निकल जाती है। उसको आपने जबरदस्ती पील नहीं करना है। सो ग्रेजुअली ओल्ड स्किन निकल जाती है और नई स्किन आ जाती है। Okay, one question that comes to my mind is from my personal experience. ऐसा जो जब रेडिएशन कंप्लीट हो गई तो मेरे साथ हुआ था और कुछ पेशेंट्स और ने भी कहा है कि दे सी सम लिक्विड oozy आउट एट टाइम्स. वो थोड़े ही टाइम के लिए होता है बट वो कभी कभी दिखता है पेशेंट्स को और वो घबरा जाते हैं. वो क्या है एंड इज इट अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न और जो ऑन्कोलॉजी के पास या ऑन्कोलॉजी रेडिएशन आपके पास दोबारा आना चाहिए भाग के. हाउ डू यू एड्रेस दिस? सो जनरली एक सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें वरी की बात नहीं होती। लेकिन अगर कोई छाला हो गया है, कोई स्किन अच्छी खासी पील ऑफ हो गई है, वहां आपको अल्सर दिख रहा है, रेड दिख रहा है, देन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर वो कुछ हल्का फुल्का फ्लूइड है, वो हो सकता है आपको कुछ लगाने के लिए ऑइंटमेंट दे दें, बट जनरली ये सब सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेसेस हैं। Okay. Now, after skincare, एक question जो आता है that is there any difference in the type of radiation given to parents, given to the patients जिनकी mastectomy हुई है और versus जिनकी reconstruction हुई है? So, or is it the similar process or difference? Please tell. The process is absolutely similar. The process is absolutely similar. चाहे रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, हाँ, अगर किसी का ब्रेस्ट कॉन्जर्विंग सर्जरी हुआ है, तब उसमें थोड़ा सा लास्ट में हमें 4-5 सिटिंग्स रेडिएशन की एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। अदरवाइज लेकिन अगर किसी का मेस्टेक्टमी विदाउट रिकंस्ट्रक्शन हुआ है या मेस्टेक्टमी विद रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है रेडिएशन। Okay. Is there any difference in the planning जो हम करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, जिनका राइट ब्रेस्ट रिमूवल है वर्सेस लेफ्ट ब्रेस्ट? आपने काफी कुछ तो पहले हमें समझा ही दिया है खैर इसके बारे में. तो लेफ्ट ब्रेस्ट में हम लोग और ज्यादा थोड़ा कंसर्न रहते हैं, बिकॉज हार्ट जो है लेफ्ट साइड में होता है। और लेकिन फॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब हम लेफ्ट साइड को भी उतना ही सेफली ट्रीट कर सकते हैं जितना हम राइट साइड को करते हैं। दीदी, मैं यहाँ एक और क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। वो जो मुझसे अक्सर आके पेशेंट्स पूछते हैं, जैसे कभी कोई बुजुर्ग आते हैं तो वो पूछते हैं कि बेटा हम घर वालों के साथ रह सकते हैं या नहीं रेडिएशन के बाद, या घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो हमारे पास रह सकते हैं या नहीं। जैसे ही आपकी रेडिएशन खत्म होती है, किसी पेशेंट की रेडिएशन खत्म होती है, वो रेडिएशन फ्री हो जाते हैं। आप रूम से बाहर आते हो रेडिएशन के, उसके पहले ही आप फ्री हो जाते हो, तो आप अपने बच्चों के पास जा सकते हैं, छोटे बच्चों को उठा सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी आपके साथ बैठ सकती है, तो रेडिएशन से आप रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। आई थिंक इट इज, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू टुक अप दिस टॉपिक टुडे, बिकॉज मुझे लगता है कि रेडिएशन से जो फियर्स हैं उनको निकालने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर विनीता, एक टर्म हम सुनने आते हैं कभी कभी जिसे कहते हैं व्हाट इज टोमोथेरेपी, इफ यू फाइंड प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली? यस, यू आर प्रोनाउंसिंग इट एब्सोल्युटली करेक्टली। जो सीटी स्कैन की मशीन होती है उसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। उसी टोमोग्राफी से टोमोथेरेपी वर्ड डिराइव हुआ है। रेडिएशन थेरेपी देने की जो मशीन्स होती हैं वो बेसिकली लीनियर एक्सेलरेटर्स होती हैं,
जो कि एक्सेलरेट करती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए। अब टोमोथेरेपी जो है उसमें सर्कुलर मशीन होती है, डोनट गैंट्री होती है, यानी कि टोमोथेरेपी भी एक तरह का लीनियर एक्सेलरेटर ही है। मतलब अगर मैं आज के दिन 3 बड़े फ़ोन्स की बात करूँ कि सैमसंग है या एप्पल है या समथिंग एल्स है, तो ये सब कंपेरेबल है ना? इनके जो फीचर्स होंगे वो मोर और लेस सिमिलर होंगे। और इफ आई कंपेयर 3 कार्स कि चलो हम बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज बड़ी कार्स को कंपेयर करें, फीचर्स लगभग सेम होंगे, स्पेशली सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल सेम होंगे, सेफ्टी फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। इसी तरह से टोमोथेरेपी भी रेडिएशन देने का एक लीनियर एक्सेलरेटर ही है, नथिंग एल्स। ओके डॉक्टर विनीता, एक क्वेश्चन जो आता है कि हम फीमेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के बारे में फुल टाइम बात करते हैं, बट देयर इज अनदर एंगल व्हिच इज द मेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। क्या उनको भी रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है, एंड इज इट ट्रीटेड द सेम वे लाइक द फीमेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स? सो जितने भी ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उनमें से 1% मेल ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। मतलब अगर 99 फीमेल्स को कैंसर हो रहा है तो 1 उस पॉपुलेशन में मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ट्रीटमेंट की अप्रोच लगभग सेम होती है। ज्यादातर मेल ब्रेस्ट कैंसर्स हार्मोन पॉजिटिव होते हैं तो दे हैव टू बी पुट ऑन हार्मोनल थेरेपी, बट सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, वो प्रोटोकॉल्स लगभग सेम रहते हैं। ओके as far as I am concerned, I think मैं ज्यादातर क्वेश्चंस पूछ चुकी हूँ, बट स्टिल आप बताइए कि कुछ ऐसा है और जो पेशेंट्स को जानना जरूरी है, सो प्लीज टेल अस फ्रॉम योर साइड डॉक्टर विनीता। खुश रहना है, एक्टिव रहना है, जो तुम मैसेज सबको देती हो अपने सारे वीडियोस में। ओके लुक बियॉन्ड, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब रेडिएशन थेरेपी का लास्ट डे होता है तो जनरली पेशेंट्स बहुत खुश होकर घर जाते हैं, बहुत क्योंकि खुश, बहुत खुश। उस दिन उनको लगता है कि आज वी आर डन। इट्स अ वेरी बिग डे इन एवरीवन्स लाइफ। Oh yes, हाँ, I लेकिन think जब वो शुरू करते हैं तब वो काफी डरे हुए होते हैं, बिकॉज कोई भी नई चीज होती है तो हमें उसका डर लगता ही है। एंड आई एम श्योर डॉक्टर विनीता, आपका ये इंटरव्यू और ये क्वेश्चंस जो आपने इतने सारे हमारे आंसर किए, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस इंटरव्यू। और इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो वील हैव टू इनवाइट यू अगेन फॉर अनदर Q&A सेशन। श्योर, थैंक यू सो मच डॉक्टर विनीता। थैंक यू निधि।